हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज विनोद क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी क्लास 6 का हमारा देश भारत का अध्ययन करेंगे। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे और आप जो है निरंतर अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा देश भारत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये मान के चल सकते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से और हमारी समझ की दृष्टि से अब जो है वो है हमारा देश भारत। इसके प्रति हमारी समझ जो है विकसित होनी चाहिए। तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें, इससे पहले जो है आप मानचित्र को भी देखिए साथियों। वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप आपके रूम में होना चाहिए और कम से कम प्रतिदिन जो है 10 मिनट जो आप उसको दीजिए। जो जो लोकेशंस के नाम, जो जो जगहों के नाम हमारे जो है एनसीईआरटी क्लास के अंदर चैप्टर्स के अंदर जो आ रहे हैं, उन्हें आप मानचित्र के अंदर जरूर देखिए। धीरे धीरे आप चीज़ों को समझेंगे साथियों। एक दिन में कोई चाहे कि एनसीईआरटी या फिर ज्योग्राफी की पूरी चीज़ें उसे समझ में आ जाए तो संभव नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जाएंगे तो आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आपको इंटरेस्ट आपका बना रहेगा और एग्जाम्स में चाहे सवाल किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के दें, आप उस सब सवालों का जो है जवाब देने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है साथियों, हम जो है आज के चैप्टर को फिर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हमारा देश भारत। साथियों, हमारा देश भारत, भारत का मानचित्र को इस चैप्टर पढ़ने से पहले देखना जरूरी है। उसके प्रति एक समझ होना जरूरी है, क्योंकि जो भी इस चैप्टर के अंदर आगे जो लिखा हुआ है वो वही लिखा हुआ है जो मेनली जो मानचित्र के अंदर भारत का जो भौतिक मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है, जिसमें जो भारत दिखाई देता है, उस उन सब चीज़ों का वर्णन जो इसके अंदर किया हुआ है। तो एक बार मैं आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को जो है मानचित्र कुछ दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में हम इनका अध्ययन करेंगे। ये देखिए साथी, जैसे ये दिया हुआ है भारत एवं उसके पड़ोसी देश। जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था विश्व के मानचित्र में भारत की क्या स्थिति थी। अब हम जो भारत का जो है देखिए साथियों, भारत का जो मानचित्र है, इसके जो स्थिति है वो देखिए आप। दक्षिण में हिंद महासागर है, ये आपको पता होना चाहिए। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। देखिए साथियों, इसके जो पड़ोसी देश हैं, इन सब के नाम जो हैं वो हमें याद होने चाहिए। ये हमारे द्वीप हैं, हमारे याद होने चाहिए। ये एक जो है भारत का मानचित्र, जो हम इस चैप्टर को पढ़ें तो हमारे माइंड में ये स्थिति हमेशा जो है रहनी चाहिए, ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। सेकंड, ये हमारा जो है राजनीतिक मानचित्र है। इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजर रही है। किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है ये हमें याद रहे। जो हमारी मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, वो हमारी इस प्रकार से जो है ये जिन जिन राज्यों से होकर जा रही है उन सबके नाम हमें याद होने चाहिए साथियों। उसके अतिरिक्त जो इसका विस्तार है, अक्षांशीय है, देशांतरीय है, ये हमें याद होना चाहिए। तो इस ये मानचित्र जो है हमारे मस्तिष्क में फिट होना चाहिए जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ें। उसी प्रकार से हम ये देखिए, ये हमारा भारत का भौतिक प्रदेश को दिखाया हुआ है। साथ ही सबसे ज़्यादा जो कठिन जो लगता है वो ये भारत के भौतिक प्रदेशों के चैप्टर से काफ़ी कठिन लगता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछे जाता है टॉपिक से, वो टॉपिक यही है। तो इसको भी आप देखेंगे, ये देखिए इधर हिमालय पर्वत दिया हुआ है, इधर उत्तरी भारत का मैदान दिया हुआ है, इधर जो है रेगिस्तान दिया हुआ है, भारतीय मरुस्थल, इधर जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार दर्शाया गया है, इधर आपके जो है तटीय क्षेत्र दिखाए गए हैं। तो ये देखिए एक तरीके से ये सब चीज़ें आपको समझ हो। अब आप इन चीज़ों को देख चुके हैं, तो हम जो है चैप्टर का शुरुआत से अध्ययन करते हैं दोस्तों। साथ ही जैसे कि हमने आपको दिखाया था अभी मानचित्र में, तो सबसे पहले हम भारत की स्थिति। तो साथियों, अगर हम वर्ल्ड के सापेक्ष में देखें तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि 0 डिग्री जो देश अक्षांश रेखा होती है, इसका उत्तरी वाला भाग उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और जो भारत की जो स्थिति है साथियों, भारत की जो स्थिति है वो इस प्रकार से कि देशांतर के सापेक्ष में देखें हम, ये जो देशांतर है इसके सापेक्ष में देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। और जब हम अक्षांश के सापेक्ष में अगर देखते हैं इसको, तो ये हमारे उत्तरी गोलार्ध के अंदर पाया जाता है साथियों। ये हमारा जो है विश्व
के सापेक्ष में भारत की जो स्थिति है वो ये है। अब हम जो है भारत की इंडिविजुअल स्थिति देखें तो आप पाएंगे मैप में कि जो भारत के जो उत्तर में है वो हिमालय पर्वत है, उसके दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में आप बंगाली खाड़ी देखेंगे, पश्चिम में आपके अरब सागर। साथियों, क्लास 6 की एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही शुरुआती चीजें हैं, लेकिन अब हमें जो जो चीजें, जो जो जगह स्थल इनमें दिए हुए हैं उसे समझना, याद रखना आगे की क्लासेज के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए एनसीईआरटी क्लासेज जो ये जगह के नाम दिए हुए हैं आप इन्हें जो है नक्शे में जरूर देखिए, तभी जाके आपको समझ जो है बेहतर तरीके से हो पाएगी। ये देखिए साथियों, यदि हम जो है अगर हम इस प्रकार का भारत का जो हमारा मैप है तो ये देखिए साथियों, उत्तर में जो है हमारे हिमालय पर्वत जो है गिरा हुआ, दक्षिण में जो हमारे हिंद महासागर होगा, पूर्व में हमारे बंगाली खाड़ी और पश्चिम में हमारे जो है अरब सागर। ये जो है चारों ओर से भारत को घेरे हुए है। ये देखिए साथियों, उत्तर में हिमालय पर्वत, बहुत शुरुआत है, धीरे धीरे चीजों को समझिए, कोई लोड मत लीजिए। यकीन मानिए इस चैप्टर के अध्ययन के बाद में आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि भारत के जो भौतिक भूगोल है उसके बारे में आप जवाब देने की स्थिति में होंगे। ये देखिए साथियों, उत्तर में जो है भारत हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। ये देखिए जो इस प्रकार का जो कलर है ये हमारा पर्वतीय प्रदेश है। वहीं जो देखिए दक्षिण में ये आपको हिंद महासागर दिख रहा है साथियों, पूर्व में हमने बोला बंगाली खाड़ी और पश्चिम में हमारा ये अरब सागर है। अब आगे हम इसकी उत्तर से लेके जो दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर में जो जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक की जो हमारी लंबाई है ये हमारी 32-14 किलोमीटर है साथियों। वहीं जो पूरब से पश्चिम, पूर्व में देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में जो आपका गुजरात का जो कच्छ है, यहाँ तक अगर हम इसकी ये लंबाई देखते हैं तो ये हमारी 29-33 किलोमीटर है साथियों। इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, चीजें के प्रति हमारी समझ आ जाए और हमें चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। देखिए साथियों, क्षेत्रफल ये हमें पता होना चाहिए बिल्कुल, जो हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है साथियों। भारत का क्षेत्रफल जो है वो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग जो दिया हुआ है 32.8। और वहीं उत्तर में जो कश्मीर से लेकर और दक्षिण में जो कन्याकुमारी है यहाँ तक की जो लंबाई दी हुई है साथियों, ये जो लंबाई है ये कितनी है हमारी, ये 32-14 किलोमीटर। और वहीं हमारे जो पूरब से लेके जो पश्चिम में तक जो हमारी ये लंबाई है ये है हमारी 29-33 किलोमीटर। इसमें कोई समझने की चीज नहीं है साथियों, ये हमें याद रखने हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई हमारी 32-14 किलोमीटर है और वहीं पूरब से लेकर जो पश्चिम तक की जो हमारी लंबाई है वो 29-33 किलोमीटर है साथियों। स्थल स्वरूप, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में हमने स्थल स्वरूपों के बारे में अध्ययन किया था, लैंड फॉर्म्स इनको बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, नदियां, तट, द्वीप ये सब हमारे आते हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम उन चीजों का इसके अंदर अध्ययन करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं साथियों, पिछली क्लासेस को अगर हम ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से समझेंगे तो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स आसान हमारे लिए रहते हैं। तो स्थल स्वरूपों को जो है हमारे विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं, उन सब का अध्ययन जो है हम अभी आगे करेंगे। ये देखिए साथियों, पर्वत का करेंगे, मरुस्थल जो है हमारा उसका देखेंगे, मैदान है, पठारी भाग है, तटीय जो भाग है, द्वीप है, ये सब का हम अध्ययन धीरे धीरे आगे करेंगे। और एक आपने देखा इतनी विविधता होने के बावजूद भी हमारे यहाँ एकता पाई जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि साथियों, विविधताओं में भी एकता भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये देखिए साथियों, स्थिति जो है भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। काफी बार स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है कि सर उत्तरी गोलार्ध में, और काफी बार वो जो है देशांतर के हिसाब से उनके माइंड में आता है सर ये पूर्वी गोलार्ध में लिखा हुआ। तो दोस्तों
जब भी हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध और ये गोलार्ध की बात करते हैं तो किसी न किसी के सापेक्ष में होता है। जैसे कि हमने बताया कि अगर अक्षांश के सापेक्ष चल रहा है तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध अगर कहीं लिखा हुआ है तो सीधी से बात है कि वो हमारे अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश के सापेक्ष में बात कर रहे हैं कि वो 0 डिग्री अक्षांश के यदि उत्तर में स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण में स्थित है दक्षिणी गोलार्ध है। यदि अक्षांश रेखा को के हिसाब से देख रहे हैं तो उत्तर और दक्षिण ही हो सकता है। और वहीं जब और अक्षांश होगा इसके साथ में, और वहीं जब हम देशांतर की बात करेंगे तो वो हमारा सिर्फ पूरब और पश्चिम ही उसके साथ लगेगा साथियों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो अब यहाँ आप क्लियर हुए होंगे कि अक्षांश के हिसाब से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा, कर्क रेखा जैसे कि हमने आपको बताया था कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। साथियों हमने बोला था कि जो अक्षांश जो है हमारे, ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही है, और इसके जो समानांतर जो रेखाएं होती हैं वो हमारी अक्षांश रेखाएं होती है जो कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और इधर जो है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक हमारे होती है। साथियों उत्तरी और दक्षिणी लगाना महत्वपूर्ण है। बहुत सी बार जब हम विद्यार्थी पूछते हैं तो वो उत्तरी और दक्षिणी नहीं लगाएंगे और बोलेंगे 90 डिग्री सर, 23.5 डिग्री। अरे 23.5 डिग्री तो ये भी तो बताइए आप उत्तरी है या दक्षिणी है, ताकि क्लियर हो। अब देखिए कितना फर्क पड़ता है। अगर आप उत्तरी बताएंगे तो ये देखिए उत्तर की साइड है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर रहेगा, वही आप कुछ नहीं बोलेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा कि उत्तरी है दक्षिणी है, जबकि आपको पता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है वो मकर रेखा को करती है, जो कि टोटली जो बिल्कुल अलग अलग जगह हैं। तो इसलिए आप आगे अब से जो है आप कभी भी कर्क रेखा या फिर भारत का विस्तार, ये जो भी चीज आप इन्हें बताएं तो उसके साथ उत्तरी दक्षिणी पूर्व पश्चिम जो भी है वो साथ में जरूर यूज करेंगे साथियों। ठीक है, हम आगे आते हैं साथियों। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये देखिए साथियों, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये देखिए ये हमारी जो है कर्क रेखा है, ये आप देख सकते हैं कि ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जामों में पूछी जाती है, इसलिए घबराए नहीं, याद रखें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहते हैं भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। सवाल ये पूछा जाता है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो साथियों इसके लिए आप जो इस ट्रिक को याद रखें तो आप इसको भूलेंगे नहीं साथियों। गरम छाछ को छाछ लिख दिया, पत्री में, ये याद रखिए साथियों। जैसे देखिए आप गुजरात, रे से आपका राजस्थान, ये देखिए साथियों ये राजस्थान के इधर से होकर निकल रही है। मैं से आपका मध्य प्रदेश, छ से आपका छत्तीसगढ़, झ से आपका झारखंड, पै से आपका पश्चिम बंगाल, त्रि से आपका त्रिपुरा, और मी से आपका त्रि से आपका त्रिपुरा, मी से आपका मिजोरम। ये आपके राज्य हैं, ये आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए साथियों, एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभार कुछ चीजें जो याद करने की है वो याद करनी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं उनको कैसे याद है। अरे मतलब आप याद कर लीजिए ये, क्योंकि जब याद नहीं होता है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो इस क्लास के बाद में अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों में से होकर गुजरती है तो आप उसको तुरंत बोलें। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। तो साथियों ये आप इस चीज को बिल्कुल याद करके रखें। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी अभी हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो चीजें दी हुई हैं वो पढ़ रहे हैं। हम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। तो साथियों अब हम दोबारा एक बार पूछें आपको, जो कर्क रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों में से होकर गुजरती है। जैसे गुजरात, वैसे राजस्थान, वैसे मध्य प्रदेश, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे झारखंड, वैसे पश्चिम बंगाल, जैसे त्रिपुरा, और में से मिजोरम।
उम्मीद करते हैं आप अब आगे आने वाले समय में आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है साथियों, अब हम पुनः आते हैं। ये देखिए साथियों, ये हमारी कर्क रेखा है जो देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अब आप समझ गए हैं 8 राज्य कौन कौन से हैं, आप उनको भी इनको बता सकते हैं किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। साथियों, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये देखिए जो हम बोल रहे थे साथियों, जो हमारा कन्याकुमारी है, जो दक्षिणतम स्थलीय ये बिंदु जो है हमारा मुख्य भूमि का, ये देखिए ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है यहाँ से लेके। और जो हमारा जो उत्तरी भाग है वो हमारा है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी और दक्षिणी जरूर लगाइएगा साथियों आज की क्लास के बाद में। इधर हमारे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। साथियों ये हमें याद रहे, याद रखना है बस। अब आप कैसे भी याद रखिए, आप देखिए ये, लेकिन हम इसको हमेशा हमारे माइंड में रहना चाहिए। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारी जो है मुख्य भूमि का विस्तार है। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए साथियों। और भी हम आपको नक्शे में दिखाते हैं। ये देखिए साथियों, ये देखिए 8 डिग्री रेखा है। तो ये जो कन्याकुमारी है यहाँ साथियों, ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये देखिए ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से यह मुख्य भूमि विस्तार बता रहे हैं। और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दिमाग नहीं लगाना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और वहीं 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ये विस्तार है, ये हमें याद रखिए। इसके साथ इसकी जो लंबाई है वो भी आपको याद रहना चाहिए कि उत्तर से जो दक्षिण की जो लंबाई है वो हमारी 32-14 किलोमीटर है साथियों। और वहीं जो पूरब से जो पश्चिम की जो लंबाई है वो हमारी 29-33 किलोमीटर है, ये हमें याद रहे। ये देखिए, तो हमने अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार देख लिया है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। साथ ही जो देशांतरीय विस्तार है, जैसे हम पिछली क्लासेस में अध्ययन कर चुके हैं कि जो समय का जो निर्धारण है, इसमें समय का निर्धारण, उसमें देशांतर रेखाओं की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो मानक समय रेखा होती है, जो ग्रीनविच रेखा होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको कहते हैं, इसके सापेक्ष में जो है सभी विश्व के सभी देशों का जो है मानक समय जो निर्धारित किया जाता है साथियों। जब इसके पूर्व में जाते हैं हम तो समय में वृद्धि होती जाती है, और इधर जाते हैं तो समय घटता जाता है। और ये क्यों होता है, तो इसका कारण हमने बताया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, और 24 घंटे में तो 360 डिग्री चक्कर जो है वो 360 डिग्री के कोण का चक्कर लगा लेती है 24 घंटे के अंदर। तो जब हम देखते हैं तो 1 घंटे का जो अंतर है वो 15 डिग्री हमारा अगर देशांतर क्रॉस होता है तो उसमें हमारा 1 घंटा अर्थात 60 मिनट का जो है वो समय परिवर्तित हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं 0 डिग्री देशांतर है भाई, अगर 15 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा तो यहाँ अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहाँ दोपहर के फिर 1 बजेंगे, क्योंकि 1 घंटे 15 डिग्री देशांतर क्रॉस करते ही 1 घंटे का अंतर आ गया। और जब 15 डिग्री देशांतर करने में 1 घंटे अर्थात 60 मिनट का अंतर आ रहा है साथियों, तो आप देख सकते हैं कि जब 60 मिनट, जब 15 डिग्री देशांतर पर 60 मिनट का अंतर आ रहा है, तो 1 डिग्री देशांतर जब क्रॉस होगा साथियों तो आपका कितना मिनट का अंतर होगा, बिल्कुल 4 मिनट का अंतर होगा। तो 1 डिग्री अगर देशांतर में भी परिवर्तन आता है, अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूर्वी देशांतर की तरफ जा रहे हैं पश्चिम की तरफ, अगर पूर्वी देशांतर की ओर जाते हैं तो समय में वृद्धि होती है। जो ग्रीनविच रेखा जहां से होकर गुजर रही है वहां का जो समय उससे जो है हमारा समय बढ़ जाएगा, और वही पश्चिम की ओर जो है समय घट जाएगा। इसके बारे में हम पहले से पढ़ा चुके हैं, आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये साथियों कि हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो हमारा लगभग जो है 29 से 30 डिग्री हमारा लगभग देशांतरीय विस्तार है। तो जैसे 15 डिग्री देशांतर विस्तार पर हमारे 1 घंटे का परिवर्तन हो जाता है, तो लगभग 30 डिग्री है तो लगभग हमारे 2 घंटे का जो है अंतर जो हमारा यहाँ से यहाँ पाया जाता है। लेकिन अब आप कह रहे होंगे कि सर हमारे यहाँ तो हमने तो कभी ये सुना नहीं है कि हमारे यहाँ जो समय का अंतर पाया जाता है, हमारे यहाँ तो सब जगह बोलते हैं 5 बज रहे हैं तो सभी जगह 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं तो सभी जगह 6 बज रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है साथियों, क्योंकि हमने हमारे यहाँ जो मानक समय रेखा है उसको 82.5 डिग्री जो देशांतर है, जो 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर है, उसको हमने हमारे यहाँ मानक समय रेखा के तौर पे यूज किया हुआ है, जिसके कारण उसका जो समय है उसी को हमने पूरे इंडिया के लिए स्टैंडर्ड समय मान रखा है। तो इसके बारे में अभी आगे देखेंगे साथियों। तो जिन जिन देशों का जो है देशांतरी विस्तार बहुत ज्यादा है, उनमें एक से ज्यादा समय रेखा भी वो मानक समय पाए जाते हैं साथियों। जैसे अमेरिका में आप देख सकते हैं 7 और कनाडा में जो है 6 मानक समय बताए गए हैं। नेक्स्ट ये देखिए, जो हम बता रहे थे आपको, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए 4 मिनट का अंतर हो जाता है। ये आपको याद होना चाहिए साथियों, एग्जाम में पूछ लेते हैं। और जो हम बोल रहे थे कि पश्चिम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य उगता है उसमें 2 घंटे का अंतर होता है। आपको पता है सूरज पूरब से उगता है तो पहले सूरज यहाँ उगेगा इधर, और उसके बाद में यहाँ इधर दिखता है। तो साथियों 2 घंटे, यहाँ अगर सुबह जो है 5 बजे उग रहा है तो यहाँ जो है 7 बजे दिखेगा, तो लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ समय एक ही यूज होता है। उसका कारण है कि हमारे यहाँ जो मानक समय रेखा जो है वो हमारी जो है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, हमने हर जगह का समय अलग अलग नहीं लिया है। हमने हमारी प्रशासनिक सुविधाओं को देखते हुए हमारे यहाँ जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद में मिर्जापुर नैनी जो गाँव के समीप होकर गुजरती है, उसी समय को हमने पूरे भारत के लिए मानक समय निर्धारित कर रखा है साथियों। और वो हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो जिसे हम भारत का मानक यामी उत्तर कहते हैं। साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जिस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि जो कर्क रेखा है वो भारत के किन किन राज्य से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य वो आपको अब आपको याद होंगे, बिल्कुल आप गर्म छाछ पत्री में से बिल्कुल एकदम 8 राज्यों को याद कर सकते हैं। और वहीं जो है अब आपकी जो मानक समय रेखा है जो 82 डिग्री 30 मिनट जो आपका पूर्वी देशांतर है, ये देखिए साथियों मैं बार बार फोकस करता हूँ कि अक्षांश के साथ उत्तरी या दक्षिण लगेगा, देशांतर पूर्वी या पश्चिमी लगेगा। तो इस पे आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि वो तो पूछते हैं, अगर आप समझ के साथ नहीं पढ़ते तो फिर आप क्लियर नहीं रहते, इसलिए आपको याद होना चाहिए। जो हमारी मानक समय रेखा है ये हमारे जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, हमें इनके नाम याद होने ही चाहिए साथियों। अब इसको जो आप जैसे आपने को याद किया था गर्म छाछ पत्री में, तो आप इसको जो है इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं साथियों, उनका हो। और या फिर और भी आपके पास जो तरीके हैं अगर आपको याद है तो वो बहुत अच्छी बात है साथियों। लेकिन जिन दोस्तों ने इनको नहीं पढ़ा है या जिन्हें ये याद नहीं रहते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको बिल्कुल याद रखें। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान होते हैं, तो अगर आपको याद रहेंगे तो आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो साथ ही जो 5 राज्य थे, यू से जो है आपका यूपी है, एम से जो है आपका एमपी है साथियों, सी से आपका जो है छत्तीसगढ़ है, ओ से आपका उड़ीसा है, और ए से आपका आंध्र प्रदेश है। बस आंध्र प्रदेश है आपका। ये 5 राज्य आपको याद होने ही चाहिए। तो ये हमारी जो है मानक समय रेखा जो है इन राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम आगे चलते हैं साथियों, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश हैं बिल्कुल ये भी सेम इसी तरीके से हैं। अगर आपको देखिए, बहुत से लोगों को ज्योग्राफी से डर क्यों लगता है, क्योंकि उन्हें ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ें इसकी समझ नहीं होती है, जिसके कारण वो अगर स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ेंगे, तो इन्हें चीजें जो है बहुत ही उलझी हुई और इस तरीके की लगेगी। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अब देखिए साथियों, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश भी आपको याद होने चाहिए। तो इसकी जो ट्रिक है वो है आपकी बचपन एमबीए, बचपन एमबीए। साथियों जो भारत के पड़ोसी देश है, आपको इधर देखिए येलो कलर के उससे कर रखे हैं। जो वैसे बांग्लादेश, जैसे आपका हुआ चीन, पैसे आपका पाकिस्तान, न से आपका नेपाल, में से आपका म्यांमार, बी से आपका यस, बी से आपका भूटान, और ए से आपका अफगानिस्तान। ये हमारे दोस्तों 7 देश हैं जिनकी 7 देशों की स्तरीय सीमा है जो हमारे भारत से टच है, याद होने चाहिए। बचपन एमबीए, और इसी के साथ किस देश की सबसे ज्यादा सीमा भारत के साथ लगी हुई है, तो उसका भी जो क्रम यही है साथियों। बांग्लादेश जो है
आपको दिखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये देखिए ये ऐसे घूमते हुए है। इसकी जो ये बॉर्डर है, सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है भारत की, वो इस बांग्लादेश के इसके साथ लगी हुई है, ये देखिए। तो बांग्लादेश की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा टच है, सेकंड नंबर पे चीन है साथियों, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, और सबसे कम जो है अफगानिस्तान। इसकी स्थलीय सीमा भारत के साथ लगी हुई है। तो आपको ये याद रहना चाहिए, भारत के पड़ोसी देश। आप जो है नक्शा देखिए साथियों डेली, जो जो स्थलों के नाम, जो जो जगहों के नाम इसमें आ रहे हैं आपकी एनसीईआरटी किताब में, वो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए, जो जगह का नाम एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर दिया हुआ है, वो सभी आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उन सबसे कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप सब लोगों को वो चीजें याद होनी चाहिए। ये देखिए साथियों, अब हम ये नक्शा आप समझ में आ चुकी है आपके। इसके अतिरिक्त देखिए साथियों, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपका ये आपका हिंद महासागर है। और ये हमारे देखिए दो द्वीप हैं, ये लक्षद्वीप है जो आपके अरब सागर में है, और ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो आपके बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए साथियों, ये हमारे जो 7 देश हैं, ये हमारे पड़ोसी देश ऐसे नहीं जिस पर ये सीमा लगी है। हमारे 2 पड़ोसी देश ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से स्थलीय सीमा से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन देखिए हमारे पड़ोसी देश हैं श्रीलंका और मालदीव। आपको पता है श्रीलंका और भारत के बीच में, जैसे हम पिछली कक्षा में पढ़ा था, पाक जल संधि, इसके अंदर भारत और श्रीलंका जो है उसके बीच में पाई जाती है पाक जल संधि। और एक देखिए हमारे मालदीव है, ये हमारा पड़ोसी देश है। ये भारत का राजनीतिक मानचित्र साथियों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें सभी कौन सा राज्य कहाँ है और किस प्रकार से उनकी राजधानी क्या है, ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ये देखिए साथियों, पाक जल संधि, जैसे मैं कह रहा था आपसे, एनसीईआरटी के अंदर जो जगह के नाम है उनको मैप में जरूर देखते रहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। पाक जल संधि हमने बताया था आपको, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। ये सब आपके स्थलाकृति भी है। मैं आपको दोबारा बोल दूं, जो लैंड फॉर्म्स जो पिछले क्लासेज में हमने पढ़ा था, उनको आप जो है प्रैक्टिकल वे में अब यहाँ समझ पा रहे होंगे। पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, आपके जो जल संधि है, स्थल संधि है, द्वीप है, तटीय मैदान है, ये सब आपके जो लैंड फॉर्म्स ही है जिसके बारे में, और इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो भारत के संदर्भ में लैंड फॉर्म्स को पढ़ रहे हैं साथियों। ये देखिए, ये भारत का भौतिक मानचित्र है। आगे हम इसके डिटेल से अध्ययन करेंगे, तब तक मैं आपको एक बेसिक चीजें इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए साथियों, ये हमारा जो है भारत का भौतिक विभाजन इसके अंदर दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो कलर आप देख पा रहे हैं, ये जो है वो आपके पर्वतीय प्रदेश को दिखा रहा है भारत के। ये जो येलोइश कलर है वो पठारी प्रदेश को दिखा रहा है। देखिए साथियों, ये प्रायद्वीपीय पठार को आपको दिखा रहा है। जो आपका येलो येलो कलर है, ये आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार को दिखा रहा है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि पर्वत और पठार में क्या अंतर है। पर्वत का शिखर जो नुकीला होता है, आधार चौड़ा होता है, जबकि पठार का जो शिखर है वो मेज के आकार में और समतलनुमा होता है साथियों। ये सब स्थलाकृति है, जिनका अध्ययन हमने पिछली क्लास में पढ़ा, उसका एप्लीकेशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं साथियों। ये आपके मैदानी प्रदेश, ये देखिए ग्रीन कलर के जो भी हैं, ये आपके मैदान है, प्लेन है, जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद, अवसादों के निक्षेपण से, डिपोजिशन से, जमाव से जो बने हुए हैं, वो आपके मैदान है। अभी हम आगे इन चीजों के बारे में देखेंगे। ये देखिए, ये हमारी नदियां हैं। ये हमारा सिंधु नदी तंत्र है इधर, ये हमारा इधर गंगा नदी तंत्र है। देखिए साथियों, ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। उसी प्रकार से जो है इधर जो नर्मदा और तापी नदियां आप ये देख पा रहे हैं, नर्मदा और तापी नदियां हैं। इधर ये महानदी है। तो ये जो भी नदियां हैं, इन सबको भी आपको याद रखना है। अभी हमने जस्ट आपको समझ के लिए दिखाया है, अभी हम इसके बारे में अभी विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे। तो ये आप देख चुके हैं साथियों, अब हम देखते हैं आगे। साथियों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप जो पढ़े हैं इसको तो इतने समझ के साथ पढ़ें, और ये जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार नक्शे में देखेंगे, उतना ही अच्छा जो है आपका कमांड होगा और आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। एग्जाम के सभी सवाल इससे हल होंगे। अभी हम छठे क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं साथियों
तो छठी क्लास के स्टैंडर्ड्स में ये सब चीजें हैं, तो अभी तो हम आगे की और भी चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें अगर ये चीजें दे रखी तो आगे और भी ज्यादा चीजें होंगी, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। साथियों ये देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कभी कभार ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है, और इसमें भी जो है गलती होने की संभावना हो जाती है साथियों, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। सबसे छोटा राज्य जो है हमारा गोवा है, एवं जो सबसे बड़ा राज्य है हमारा, वो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो इस चीज का ध्यान रखें साथियों। अब हम भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन पर आते हैं। ये देखिए, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे थे कि विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं, जिनके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, और इसमें भी हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी को हम डिटेल में हम पढ़ते हैं। ये देखिए, पर्वत, हिमालय पर्वत, पठार, दक्कन का पठार है, मैदान है, तट है हमारे पश्चिम तट, पूर्वी तट, द्वीप समूह है हमारे लक्षद्वीप, अंडमान। तो ये सभी जो है भौतिक आकृतियां हैं, फिजिकल डिवीजन पाए जाते हैं। तो मोटे तौर पे देखें तो कितने भागों में डिवाइड किया हुआ? 5 भागों। सबसे पहले पर्वतीय भाग, फिर पठारी भाग, फिर मैदानी भाग, फिर तटीय भाग और द्वीप समूह। जो पर्वत की बात करते हैं तो उत्तर में जो है हिमालय पर्वत, वो कहते हैं हिमालय। हिमालय का मतलब ये हिम प्लस आलय, जो बर्फ का जो घर है, जो बर्फ से ढका हुआ है। हमने पिछले उसमें पढ़ा था हिमानी ग्लेशियर। हिमालय पर्वत के जो शिखर है वहां पर बर्फ के रूप में नदियां बर्फ के रूप में जमी हुई है, जिन्हें ग्लेशियर्स कहते हैं, हिमनद कहते हैं। हिमालय जो है उसके बारे में हम देखेंगे तो वो 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं से बना होता है। हिमालय के जो 3 भाग होते हैं, एक ग्रेट हिमालय, उसके बाद में जो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। साथ ही सोच रहे होंगे ट्रांस हिमालय भी पढ़ा है हमने, तो उसके बारे में हम आगे की क्लासों में अध्ययन करेंगे ज्यादा। वैसे आपको ये बताते हैं, ट्रांस हिमालय जो है, जो हिमालय पर्वत बन गया था उससे पूर्व का ही है। ट्रांस मतलब ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय से पूर्व का जो बना हुआ है उसे ट्रांस हिमालय। तो अगर हिमालय के अगर हम भाग की बात करते हैं तो केवल 3 ही हमारे जो है श्रृंखलाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। एक है आपका ग्रेट हिमालय, जिसे महान हिमालय कहा जाता है, और सेकंड जो है आपका लघु हिमालय है, जिसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है, या हिमाचल हिमालय, और जो तीसरा है उसको शिवालिक हिमालय कहा जाता है। तो साथ ही ये हमें याद होना चाहिए कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है उसको 3 भागों में बांटा हुआ है। ग्रेट हिमालय, उसके बाद में मध्य हिमालय। ये देखिए मध्य हिमालय क्योंकि ये मध्य में है, इसलिए मध्य हिमालय, इसे लघु हिमालय कहते हैं, हिमाचल हिमालय कहते हैं। और जो सबसे लास्ट में है नीचे, वो है आपका शिवालिक हिमालय, जो सबसे नीचे नीचे पाया जाता है। इसके बाद में हमारा उत्तरी भारत का मैदान आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों? उत्तरी भारत का मैदान आ जाता है। तो जब आप उत्तरी भारत के मैदान से अगर आप सोचें कि आप पैदल पैदल जाके देखते हैं, जैसे भी सफर करते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा? शिवालिक हिमालय। इसके बाद में यस मध्य हिमालय, और सबसे ऊपर ही ऊपर ग्रेट हिमालय। तो आप इसको समझ सकते हैं साथियों। हिमालय जो दक्षिण में है, जब हमारा हिमालय का ये खत्म होता है, तो इसके बाद में हमारा जो है उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान आता है साथियों। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर स्थलाकृतियों में पढ़ा था कि जो प्लेन्स, जो मैदान होते हैं, वो नदियों के द्वारा जो अपने साथ अवसाद लेके आती है, उनके जो निक्षेप हैं, उन्हीं से जो है इन मैदानों का निर्माण होता है। और जो जलोढ़ निक्षेप होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं, बहुत उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, इसीलिए ये जहाँ घनत्व है वहाँ यहाँ अच्छा रहता है साथियों। ये हमारे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र है, इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से मैदान बने। ये देखिए साथियों, एक गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। क्या है उस डेल्टा का नाम? सुंदरबन डेल्टा। यस। किन नदियों के उससे बनता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के उससे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपके। उत्तरी मैदान के बाद में हम पढ़ते हैं तो भारत के जो पश्चिमी भाग में है वो क्या है साथियों? मरुस्थल। भारत के पश्चिम भाग में मरुस्थल पाया जाता है हमारे, जहाँ वर्षा काफी कम होती है। और जब उत्तरी मैदान के जब दक्षिण में देखेंगे तो वहाँ आपके प्रायद्वीपीय पठार पाए जाएंगे आपके। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है आपके। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी हम और विस्तार से देखेंगे। और इसके बाद में जो है वो हमारे
पश्चिमी घाट पाए जाएंगे, हमारे तट पाए जाते हैं, तटीय मैदान पाए जाते हैं। तो देखिए साथियों, हम इसको एक बार समराइज अभी करें। हमने पर्वतों के बारे में देखा, माउंटेन्स। हमने हिमालय पर्वत के बारे में देखा। हिमालय पर्वत के बारे में हमने बोला कि ये 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। पहला है ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय जिसको बोलते हैं, बृहद हिमालय। दूसरा जो है उसको मध्य हिमालय बोलते हैं या लघु हिमालय बोलते हैं, हिमाचल हिमालय बोलते हैं। और जो तीसरा है हमारा, उसे शिवालिक हिमालय बोलते हैं। ये हमारे हिमालय की पर्वत श्रेणियां थी। इनके बारे में डिटेल में और आगे अध्ययन करेंगे। अभी क्लास 6 का पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसी के लेवल से जो चीज़ें अभी चलने दे रहे हैं। हिमालय पर्वत के जब दक्षिण में जाते हैं साथियों, तो हमारा उत्तरी भारत का विशाल मैदान आता है। और जब उत्तरी मैदान के और दक्षिण में जाते हैं साथियों, तो हमारा क्या आता है, प्रायद्वीपीय पठार आता है। ये देखिए, ये लिखा हुआ ना, उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार आते हैं। क्या आता है आपका, प्रायद्वीपीय पठार, जो है वो आपका बात होता है। और ये जो आपका पश्चिम भाग में मरुस्थल जो पाया जाता है, वो इसके पश्चिमी भाग में, ये देखिए यहाँ इधर जो है आपका मरुस्थल पाया जाता है। भारत में मरुस्थलीय भाग, उस पश्चिमी मरुस्थल ही पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है आपके तट हैं, तो आपको अभी हम बताएंगे प्रायद्वीपीय पठार के इधर, कि इधर जो घाट होते हैं और घाट के इधर जो समुद्र का किनारा है, इसके यहाँ ये तट होगा और इन दोनों के बीच के ये तटीय मैदान होते हैं। इस प्रकार का जो है वो पाए जाएंगे। ये हमारी स्थलाकृतियां हैं। अब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देख रहे हैं साथियों। इसके बारे में देखने से पहले हम एक बार पुनः नक्शा देख लें। इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए सर, ये हमारा हिमालय है। हिमालय 3 भागों में जैसे बोला कि बांटा गया है, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और नीचे नीचे वाला आपका शिवालिक हिमालय साथियों। इस हिमालय के नीचे जो जाते हैं, तो ये जो ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, ये उत्तरी भारत का मैदान है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण से बना है। बहुत ही फर्टाइल है, उपजाऊ है। उसके बाद में ये देखिए, इधर ये जो है, ये हमारा भारतीय मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है साथियों, तो ऊपर क्या है हमारा, हिमालय पर्वत है आपका। इधर क्या है, इधर आपका मैदान हो गया आपका उत्तरी भारत का मैदान। इधर नीचे क्या हो गया, इसके पश्चिम में, भारतीय पश्चिम में मरुस्थल है आपका। और उत्तरी मैदान के जो आप नीचे ये देख पा रहे हैं, देखिए येलोनेश का जो दिख रहा है आपको पीलेपन के तौर पे, ये आपके पठार ही है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो है हमारे, ये देखिए, ये पूरे जो है आपको प्रायद्वीपीय पठार दिख रहे हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो ये आपका जो है तटीय क्षेत्र, ये आपके तट हैं। और ये तट और इधर जो है ये प्रायद्वीपीय पठार के जो किनारे हैं, पश्चिमी किनारे को पश्चिमी घाट बोलते हैं साथियों। बहुत से विद्यार्थियों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, वो कभी इस चीज़ों को सोचते नहीं है कि दोनों में अंतर है। और काफ़ी बार इसके कारण से उनके सवाल गलत हो जाते हैं। देखिए साथियों, जैसे कि हमें बताया, ये आपका जो है वो पश्चिमी, ये आपका जो प्रायद्वीपीय पठार जो था येलोइनस, उसका जो इसका पश्चिमी किनारा है। देखिए इधर वाले जो लैंड है उससे उठा हुआ है, पठार है। जब हमने बोला पठार, तो जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि पठार जो है वो उसके समीप वाले जो, इससे देखिए ऊंचा उठा हुआ होता है, बस उसका जो है शिखर जो है सपाट एवं समतल मेजनुमा आकार का होता है। ये देखिए, तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, ये ऐसे उठा हुआ है। तो जो इसका जो एक किनारा है, इधर वाला जो किनारा ये है, ये देखिए, इसी को घाट बोलते हैं। जो पश्चिमी वाला जो भाग है उसे पश्चिमी घाट बोला है, और जो पूर्वी वाला है उसको पूर्वी घाट बोला है। और जो पश्चिमी ये घाट जो है, घाट, और देखिए जहाँ से ये फिर ये बाद में महासागर शुरू हो जाता है, तो महासागर जो शुरू हो रहा है उसके बिल्कुल जो टच में जो है, जो स्थल जहाँ बीच पाए जाते हैं, उन्हें तट बोलते हैं, कोस्ट रीजन। तो तटीय क्षेत्र कहते हैं, तट कहते हैं इन्हें। और ये जो तट है, जो बिल्कुल सी के टच में रहता है, और ये हमारा घाट है जो ऊंचा है। और तो इन दोनों के जो बीच में जो पाया जाता है, इन्हें तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। आप समझ रहे हैं, घाट जो है
वो अलग चीज है, और जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो हमारे पश्चिमी तट एवं पश्चिमी घाट के बीच में जो मैदान पाए जा रहे हैं, ये देखिए, ये हमारे जो है इधर जो पाए जाते हैं ये हमारे पश्चिमी तटीय मैदान होते हैं। ये हमारा तट है। तट मतलब बिल्कुल देखिए, ये कोस्ट मतलब बिल्कुल जो इसके लास्ट में ना, इसके बाद में तो बिल्कुल जो समुद्र आ जाएगा, अरब सागर है हमारा इधर, इधर हमारा बंगाली खाड़ी है। तो और जो ये घाट और ये तट है, जो कोस्ट है, इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है वो हमारे तटीय मैदान पाए जाते हैं साथियों। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, अभी हम पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हमने इस चीज को देखा, अभी हम आगे आते हैं, इसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे। तो उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। अब आप समझ पा रहे होंगे प्रायद्वीपीय पठार। अब जो प्रायद्वीपीय पठार है साथियों, इसका जो विस्तार है, पर्वत है से लेके है, और देखिए अरावली इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है साथियों। ये भी पूछा जाता है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। और वहीं इसके तरफ के दोनों तरफ जो है इधर घाट होते हैं, इसके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट को जो है साथियों सह्याद्री के नाम से बोला जाता है। काफी बार ये टर्म आ जाती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। जो पश्चिमी घाट है उसे ही सह्याद्री कहते हैं, और जो पूरब में जो है वो पूर्वी घाट रहता है। और जो दोनों जो ये घाट वो के यहाँ घाटों पूर्वी घाट। और ये पठार जो होते हैं, पठार जो है खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान, जैसे कि हम आपको बताए थे अभी, कोस्टल प्लेन जो तटीय मैदान है वो आपका जो पश्चिमी घाट है, और इधर जो आपका ये तट है, इन दोनों के बीच में जो ये पाया जाता है आपका ये तटीय मैदान होता है। इधर तो फिर आपका अरब सागर हो जाएगा, और इधर जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं ये तट है, ये तट है। तो जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट है, वो इस पश्चिमी घाट को कहते हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी है। और वही पूर्वी सीमा है, मतलब घाट मतलब एक तरीके से ये पहाड़ के
नहीं होते हैं, श्रृंखला के रूप में होते हैं। ये आपका जो पश्चिमी घाट था, इसी को सह्याद्री कहते हैं। तो पश्चिम घाट और पश्चिमी तट, इन दोनों के बीच में पश्चिमी तटीय मैदान पाया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है साथियों, ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, ये कहाँ चक्रे हैं। और पूर्वी तटीय मैदान जो है हमारे अपेक्षाकृत चौड़े पाए जाते हैं। और ये हमारा जो है पूर्वी घाट जो है इधर ये कटा फटा जाता है। इसका कारण है कि इधर से काफी नदियां जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां वो पश्चिम घाट से निकलकर और इधर बंगाली खाड़ी में गिरती है। पूर्व में अरब सागर में गिरने वाली जो इम्पोर्टेंट है, जो पूर्वी घाट से होते हुए अरब सागर में गिरती है, वो आपकी नर्मदा एवं ताप्ती नदियां हैं। इसके बारे में काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए साथियों। देखिए पूर्व की ओर बढ़ने वाली कई नदियां, देखिए महा, कृष्णा, और नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो आपके जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, और वो आपके अरब सागर में हैं। सुंदरबन डेल्टा के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। सुंदरबन का जो डेल्टा होता है साथियों, सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पे है। मैं पुनः आपको जो इम्पोर्टेंट हमारे जो नाम आए हैं, जो आपको मैप में देखने हैं, उनके नाम मैं पुनः आपको बता देता हूँ। पहले नदियों के नाम आप इसमें देख लें। अभी आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको समझ बेहतर तरीके से आपकी हो पाएगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप इनको आपके नक्शे में जरूर देखें। ये देखिए गंगा नदी, नदी है गंगा, ये पूरा गंगा नदी तंत्र है, इसको आप एक बार देख लें। ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आपका सिंधु नदी तंत्र। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम चीजें दी हुई है ये आपको हम बता रहे हैं। सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो आपको पता होना चाहिए, झेलम और ब्यास, सतलज। ये देखिए नीलाचल पर्वत है साथियों, ये आपका सतपुड़ा पर्वत है, जो ब्रंश घाटी में होकर जो नदियां बह रही हैं, नर्मदा ताप्ती नदियां जो है ये आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। नॉर्मल नदियां अधिकतर पूर्वी घाट इधर होकर गिरती है, नर्मदा और ताप्ती आपके अरब सागर में गिरती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये महानदी है, इसके बारे में इसको देखिए। गोदावरी नदी जो है इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है साथियों, इसको भी आप एक बार देख कावेरी, इसको आप में देखें। आगे जब हम इनके बारे में पढ़े तो ये आपके इम्पोर्टेंट नदियां थी। इसी के साथ हमारा लगभग हमारे दो समूह में लक्षद्वीप है, एक हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है साथियों। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, और आप जब इस वीडियोस को पुनः देखेंगे